हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लर्निंग एंड टीचिंग पेपर का यूनिट 5 का टॉपिक रिकमेंडेशन ऑफ एनपी 1986 और 92 में स्ट्रेटजी ऑफ इंश्योरिंग टीचर्स अकाउंटेबिलिटी के बारे में डिस्कस करूंगी। तो चलिए इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 92 में शिक्षक की जवाबदेही सुनिश्चित करने की रणनीति के बारे में आज हम लोग देखेंगे, यानी रिकमेंडेशन ऑफ एनपी 1986 और 92 में के स्ट्रेटजी ऑफ इंश्योरिंग टीचर्स अकाउंटेबिलिटी। देखा जाए तो 1992 के समय से ही क्या हो गया था, एजुकेशन और टीचिंग फील्ड में क्या हो गई, लापरवाही और उत्तरदायित्वहीनता बढ़ गई थी। काम चोरी, कर्तव्य के प्रति उदासीनता, ये सभी शिकायत 1970 में ही प्राप्त होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में जवाबदेहिता यानी कि अकाउंटेबिलिटी और समर्पण की भावना की बात उठनी शुरू हो गई। यानी टीचर्स जो होंगे वो अपने दायित्व, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति उन्हें क्या देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, तथा उन्हें समर्पण की भावना से क्या करना पड़ेगा, टीचिंग का कार्य करना होगा। जब 1986 में जब ये पॉलिसी बनी और 1992 में जब प्रोग्राम ऑफ एक्शन आई, तो इसमें क्या हुई, जवाबदेहिता और समर्पण कि दोनों की ही बातों का उल्लेख किया गया है कि टीचर्स को क्या करना होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए, अपने काम के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। ये इनमें उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में अध्यापक यानी कि टीचर्स के कार्यों का इवोल्यूशन या असेसमेंट करने पर विशेष रूप से क्या दिया गया है, बल दिया गया है, जिससे क्या होगा, जिससे उनकी जवाबदेहिता का सही माप हो सकेगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनपीई ने 1986 में किन किन बिंदुओं पर शिक्षक की जवाबदेहिता का आकलन करने के लिए या फिर माप करने के लिए कुछ बिंदुओं पर चर्चा की है, उन बिंदुओं को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। पहली बात तो उन्होंने शिक्षक की जवाबदेहिता प्रणाली बनाने की बात कही, यानी कि टीचर्स अकाउंटेबिलिटी सिस्टम एक बनाने की बात कही। यानी शिक्षक जवाबदेही प्रणाली कैसे होनी चाहिए कहा है एनपीई ने, व्यापक होनी चाहिए, यानी कि एजुकेशनल सिस्टम जितना ही अधिक व्यापक होगा उतना ही क्या होगा, इवोल्यूशन उतना ही एक्यूरेट हो पाएगा और उसमें रिलायबिलिटी हो पाएगी, यानी कि विश्वसनीयता से वो प्राप्त की जा सकेगी कि शिक्षक कितनी अपने जॉब के प्रति जवाबदेही है, जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभा पा रहे हैं। इस प्रकार शिक्षक की जवाबदेहिता की माप करने के लिए जो सिस्टम डेवलप किया जाए उसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया गया है, जो 1 से 10 को हम लोग देखेंगे। एक एक करके देखते हैं इसको। पहला है शिक्षक को अपने विषय का ज्ञान। एनपी ने कहा, यानी कि नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली ने कहा कि शिक्षक को क्या होना चाहिए, कंटेंट नॉलेज होना चाहिए। अर्थात कह सकते हैं कि इनके कंटेंट नॉलेज को मेजर करना और टीचर्स को कंटेंट नॉलेज कितना है और विषय का यानी कि विषय का ज्ञान कितना अच्छी तरीके से है या अच्छा है, उसके लिए उनको मेजर करने के लिए मेजर करना चाहिए। तभी पता चलेगा कि टीचर्स कितने अपने प्रोफेशन के प्रति जवाबदेही है। नेक्स्ट है शिक्षण कौशलों का ज्ञान व प्रयोग, यानी जो टीचिंग स्किल है, टीचर्स के अपने जो टीचिंग स्किल होते हैं, वो टीचिंग स्किल का ज्ञान टीचर को है या नहीं, अगर है तो कितना है, और टीचिंग स्किल का प्रयोग वो टीचर कितना अच्छी तरीके से कर रहा है, इसके लिए भी
उसकी माप की जानी चाहिए। कहा गया है एनपीई में कि टीचर के टीचिंग स्किल से भी उसकी जवाबदेहिता का पता चलेगा। थर्ड है शिक्षण विधियों का ज्ञान तथा उनका समुचित प्रयोग, यानी जो टीचर्स की टीचिंग मेथड होते हैं और उनका प्रयोग एक टीचर सही ढंग से करता है या नहीं, यानी कि उसको टीचिंग मेथड का ज्ञान है या नहीं, इसके बारे में भी उसका मापन किया जाना चाहिए, एनपीई ने कहा। फोर्थ है जवाबदेहिता के मापन की विधि। जवाबदेहिता के मापन की विधि क्या होनी चाहिए? मल्टीपल होनी चाहिए, यानी एक पक्ष का ही मापन नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी पक्षों का मापन करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी का मापन या मूल्यांकन क्या स्टूडेंट्स के द्वारा भी करना चाहिए, सुपरवाइजर के द्वारा भी करना चाहिए, और टीचर्स को खुद भी अपना मूल्यांकन करना चाहिए, ना कि केवल स्टूडेंट्स कर दिए उनका असेसमेंट तो वही तो उसी पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि सभी के द्वारा उनका जवाबदेहिता का मापन किया जाना चाहिए। फिफ्थ है छात्र निष्पत्तियों का विश्लेषण व व्याख्या, यानी स्टूडेंट का अचीवमेंट का भी एनालिसिस करना चाहिए और साथ में उसकी व्याख्या भी करनी चाहिए, और इस प्रकार उनके एनालिसिस को मेज़र करना चाहिए ताकि इससे भी टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी का पता चले। नेक्स्ट है जवाबदेहिता का मूल्यांकन नियमित होना चाहिए। एनपी ने ये भी कहा कि अकाउंटेबिलिटी जो है उसका असेसमेंट रेगुलर होना चाहिए, तभी क्या होगा, एक्यूरेट रूप से पता चल पाएगा कि कौन से टीचर अपने प्रोफेशन के प्रति सही रूप में अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह कर रहे हैं। नेक्स्ट है जवाबदेहिता क्यों? जवाबदेहिता के कुछ पूर्व निर्धारित उद्देश्य होने चाहिए। एनपीई ने ये भी कहा है कि टीचर्स की जवाबदेहिता क्यों होनी चाहिए, क्यों वो अपने प्रोफेशन के प्रति जवाबदेही होंगे, और इसके लिए क्या उद्देश्य, पूर्व निर्धारित उद्देश्य होने चाहिए। तो कह सकते हैं फॉर एग्जांपल कि आज जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल भेजते हैं, तो वो अपने बच्चों पर खर्च कर रहे हैं कि मेरा बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, तो उनका भी पूरा अधिकार बनता है कि क्या करे, वो अधिकार बनता है कि वो स्कूल के अच्छे रिजल्ट हो, ये अपेक्षा करता है एक पेरेंट्स, और इस प्रकार उनकी जवाबदेहिता बनती है कि वो क्या करे, टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी के बारे में अपनी राय दें। इसके अलावा सोसाइटी हुआ, पेरेंट्स हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन को भी क्या करना चाहिए, मिलकर टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी का मापन करना चाहिए, मापक तय करना चाहिए, क्योंकि यही शिक्षक को सैलरी देते हैं। नेक्स्ट है जवाबदेहिता के मूल्यांकन का आधार सुनिश्चित होना चाहिए, यानी कि यहाँ कह रहा है कि जो भी टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी होती है उसका पता करने के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स के रिजल्ट के आधार पर ही नहीं केवल, बल्कि असेसमेंट के आधार पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए, यानी कि उनका एक पक्ष केवल नहीं देखना चाहिए, बल्कि अलग अलग पक्षों के द्वारा उनकी विभिन्न प्रकार की अकाउंटेबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि क्लासरूम में टीचर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, वे सही ढंग से स्टूडेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं या नहीं, और सभी बच्चों के साथ इक्वल बिहेव कर रहे हैं नहीं, इन सभी बातों के बारे में एक टीचर्स को क्या करना चाहिए, टीचर्स की जवाबदेहिता का मापन करना चाहिए। 9th पॉइंट है
जवाबदेहिता की प्रक्रिया के क्या परिणाम होंगे, यानी एनपीई ने कहा कि जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस होगा, जो अकाउंटेबिलिटी के लिए जो प्रोसेस को अपनाया जाएगा, उसके द्वारा रिजल्ट कैसा होना चाहिए, उनका रिजल्ट कैसा होना चाहिए, एक्वायर होना चाहिए और साथ में रिलायबल होना चाहिए, यानी कि विश्वसनीयता और उसमें शुद्धता होना चाहिए। तभी सही रूप में शिक्षक की जवाबदेहिता का पता चल पाएगा। इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। 10th है, जवाबदेहिता का अनुवर्ती कार्य क्या है, यानी जवाबदेहिता के अनुवर्ती कार्य यानी कि आज्ञाकारी कार्य क्या है, इसका मापन भी किया जाना चाहिए। यानी कि एक टीचर्स किस प्रकार सही ढंग से या आज्ञाकारी रूप से अपने प्रोफेशन के प्रति अपनी जिम्मेवारी को सही ढंग से निभाता है। क्लास में जब भी जाता है तो हमेशा प्रिपेयर होकर जाता है कि सभी स्टूडेंट्स को सही रूप में वो ज्ञान दे सके, इफ़ेक्टिव रूप से टीचिंग करता है, स्टूडेंट से सही रूप से बिहेवियर करता है। तो इस प्रकार वह अपनी जवाबदेहिता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, जवाबदेहिता का मूल्यांकन किसके द्वारा, बाय हूम, यानी कि एनपीई ने कहा कि टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी का असेसमेंट या एवोल्यूशन किसके द्वारा किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि शिक्षा नीति के निर्माणकर्ता यानी कि जो पॉलिसी बनाते हैं उनके द्वारा किया जा सकता है। दूसरा उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारी यानी कि हायर अथॉरिटी के द्वारा किया जा सकता है। तीसरा बताया उन्होंने कि पाठ्यक्रम निर्माता यानी कि करिकुलम जो डेवलप करते हैं उनके द्वारा भी एक टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी को जज किया जा सकता है। फोर्थ है, शिक्षा आयोग तथा शिक्षा समिति यानी कि एजुकेशन कमीशन है जो और एजुकेशन कमेटी है जो, उनके मेंबर के द्वारा भी टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी को मापन किया जा सकता है। फिफ्थ है, शिक्षक निरीक्षक के द्वारा, उनके सुपरवाइजर के द्वारा, मुख्य अध्यापक, प्रबंधक या प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा भी टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी का असेसमेंट किया जा सकता है। 7th है, अभिभावक व छात्र के द्वारा यानी कि पेरेंट्स और टीचर्स के द्वारा भी एक टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी को जज किया जा सकता है कि वो टीचर स्टूडेंट्स को किस तरीके से पढ़ा रहा है। 8 है, परीक्षा बोर्ड। 9th है, राज्य या केंद्र सरकार यानी कि स्टेट और सेंट्रल बोर्ड भी टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी को जज कर सकता है। लास्ट है, राज्य शिक्षा संस्था यानी कि स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा भी टीचर्स अपनी जवाबदेहिता को सही रूप में निभा रहे हैं या नहीं, इसके बारे में उनका मापन किया जा सकता है। तो आगे देखेंगे उसका मापन की क्या मापदंड है। नेक्स्ट, एनपीई ने कहा कि शिक्षक की जवाबदेहिता किस लिए, यानी कि टीचर्स अकाउंटेबिलिटी फॉर व्हाट, किस लिए होनी चाहिए शिक्षक की जवाबदेहिता। पहला तो ये कि जो टीचर होंगे उनको मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो एक अच्छे टीचर यानी कि गुड टीचर और इफ़ेक्टिव टीचर के रूप में अपना कार्य कर सकें। इसके अलावा जिन शिक्षकों की दक्षता यानी कि स्किल का नॉलेज उन्हें नहीं है, उन्हें दक्षता प्राप्त करने के उपाय बताने के लिए टीचर्स अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। नेक्स्ट है सेकंड, निदानात्मक यानी कि डायग्नोस्टिक कार्य के लिए, यानी कि समस्या, एक टीचर्स की समस्या का निदान करने के लिए। इसके अतिरिक्त टीचर्स को फीडबैक प्रदान करने के लिए भी टीचर्स अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है कि वो जिस तरह से कार्य कर रहा है वह सही रूप में अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह कर रहा है या नहीं। इसके लिए फीडबैक उन्हें प्रदान किया जाएगा तो उन्हें पता चलेगा वो अपनी जवाबदेही या अपनी जिम्मेवारी को किस हद तक निभा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, कि एनपी ने जवाबदेहिता के मापदंड यानी कि मेजर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, वैसे तो कहा गया है कि बहुत सारे
मापदंड होने चाहिए टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी को का मापन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे दो मुख्य बातें एनपी ने कहा है। पहला तो निरीक्षक या प्रधानाध्यापकों की रिपोर्ट, यानी कि जो भी इन्विजिलेटर होंगे, जो भी हो सकता है सुपरवाइज़र होंगे, जो भी हेडमास्टर होंगे या प्रिंसिपल होंगे, उनकी जो रिपोर्ट होगी टीचर्स को ऑब्जर्व वो करेंगे तो उनकी रिपोर्ट ही उसकी मापदंड के आधार होंगे। नेक्स्ट है छात्र निष्पत्तियाँ, यानी कि स्टूडेंट्स के अचीवमेंट, यानी कि स्टूडेंट्स अगर उनका अचीवमेंट अच्छा होता है क्लास में, वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो इससे ये भी साबित होता है कि शिक्षक के द्वारा अच्छी तरीके से उनको टीच किया गया, टीचिंग दिया गया, ताकि वो अच्छा नंबरों से पास कर गए। तो इस प्रकार आज हमने टीचर्स अकाउंटेबिलिटी के टॉपिक में एनपीई के द्वारा क्या टीचर्स जवाबदेहिता के मापन के लिए किन किन आधार पर करना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर के और कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिए। ओके, थैंक यू।